उस टाइम तो मुर्गा बनने का चलन था। पर अभी बन नहीं पाया कभी। नहीं बन पाए। टीचर ने हो सकता है कभी कहा हो तो हाथ खड़े करा दिए हो तो खड़ा करा दिए, मुर्गा नहीं बना कभी। कि घर का एटमॉस्फेयर थोड़ा एकेडमिक ज़्यादा होता है, उनका फोकस पढ़ाई पे ही होता है। पिटाई पे भी? हाँ, पिटाई पे भी होता होगा थोड़ा बहुत। आपकी भी हुई कभी? हाँ, क्यों नहीं। मेरा एम्बिशन पॉलिटिकल था ही नहीं, मैं डॉक्टर बनना चाहता था, पर फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली 2 बार अटैम्प्ट किया। लास्ट अटैम्प्ट में बहुत कम नंबर से रह गया था। कभी ऐसा लगा था कि जब छोटे बच्चे होते हैं, समझ आता है 10th 11th 12th में जाके थोड़ा सा जब स्कूल छोड़ते हैं तो लगता है कि अब क्या करेंगे, अब तक तो मज़े उड़ाए हैं कि ऐसे एक भाजपा का पट्टा पहनेंगे। मैंने आपके बारे में पढ़ा, एक देहदान को लेकर आप चलाते हैं, और देहदान मतलब जितना मैं भी समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा दान है। लाइक किसी के पास आंखें नहीं हैं और किसी की आंखें उसको मिल जाए, वो अपने माँ को, बाप को, बहन को, भाई को, मतलब दुनिया को वो देख सकता है। और ये बहुत कम लोगों में सेंस होती है कि ऐसा कुछ चलाएं, ऐसी कुछ चीज़ें करें। थोड़ा बताइए ना इसके बारे में थोड़ा। दोस्तों नमस्कार, मैं रोहित शर्मा और आप हमारा शो देख रहे हैं कहानी वाला। ये हिंदुस्तान 9 का ही एक अलग से शो है, जो पॉडकास्ट आजकल जिसको काफ़ी लोग देख रहे हैं। कुछ लोग चाहते हैं कि बहुत सारी ऐसी हस्तियां हैं जिनके बारे में जाने, और उसी में आज हमारे साथ हैं हर्ष जी। हर्ष जी के बारे में आज हम जानने वाले हैं। हर्ष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद आपका। हर्ष जी, मैं बातचीत कर पा रहा हूँ। कैसे हैं आप? चुनाव चल रहा है? मैं अच्छा हूँ, बहुत बढ़िया हूँ। मज़ा आ रहा है? बहुत मज़ा आ रहा है। कितना मज़ा आ रहा है? बहुत मज़ा आ रहा है। डिफरेंट लोगों से मिलना, बात करना, उनके व्यूज़ को जानना, क्योंकि मैं तो इस समय अपने चुनाव के लिए, अपने लिए, मोदी जी के लिए वोट मांग रहा हूँ। लेकिन उसके बावजूद भी थोड़ा वोट मांगने के अलावा भी जब बैठ के बात करते हैं, इनफॉर्मल पब्लिक मीटिंग ख़त्म हुई, लोगों के साथ 10 मिनट बैठ गए, तो बात करने में कुछ बहुत सारी चीज़ें जो सोसाइटी में घटित हो रही होती हैं वो पता लगती हैं। मेरा ये पैशन है, शौक़ है, थोड़ा टू नो पीपल मोर। अच्छा लग रहा है। आई एम फीलिंग हैप्पी। मैं भी देख रहा हूँ, लगभग रात के 11:30 बजे हुए जी, 11:30 बज गए। आपका मज़ा महसूस कर पा रहा हूँ। सुबह कितने बजे उठते हैं? सुबह 6 बजे तो उठना ही है मिनिमम। कभी जल्दी भी हो जाता है, पर एवरेज 6 बजे उठ रहा हूँ। क्या करते हैं उसके बाद? फ्रेशन अप होने के बाद मेरे को आधा घंटा पूजा में लगता है, आधा घंटा 35-40 मिनट। उसके बाद मैं रूटीन में आता हूँ। तो लोगों से मिलते हैं या फिर कैंपेन के लिए निकल जाते हैं? नहीं, सुबह घर पे कोई ना कोई लोग ज़रूर मिलने के लिए आए होते हैं। कुछ फ्रेंड सर्किल के लोग हैं, कुछ कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग, कुछ निमंत्रण के लिए आते हैं, कुछ अपनी कोई पब्लिक मीटिंग या कोई एक मीटिंग फिक्स करना होता है वो आते हैं, कुछ गुड विशेस देने के लिए कुछ सीनियर लोग भी आ जाते हैं कई बार। क्योंकि मैं यहाँ जन्मा हूँ और मेरे पेरेंट्स भी यहाँ पर 50s से रह रहे थे। मेरे फादर 52 में दिल्ली आए थे, उसके बाद 63 में जब उनकी शादी हुई तो मदर यहाँ पे। तो उन लोगों का हमारा, हम 3 भाई हैं, 2 भाई और हैं मेरे छोटे, पूरा बड़ा परिवार है, सबका अपना अपना सर्किल है। तो ज़्यादातर क्या हुआ है कि हमारे जो ये ईस्ट दिल्ली क्षेत्र में विहार और बाकी सब जो बने, वो सब नवीन शादरा, सुभाष पार्क, वेस्ट रोहतास नगर, यहाँ से उधर गए। जो थोड़ा कंफर्टेबल होते गए वो लोग वहाँ चले गए। तो ऐसा लगता है जैसे जिस भी गली में चला जाऊँ तो कोई ना कोई पर्सनल दोस्त, मित्र, कोई ये बताता है कि मैं तो आपके घर के पड़ोस में पिछले 10 साल रह के गया हूँ। तो इसलिए अच्छा भी लग रहा है। और सुबह कुछ लोग होते हैं, उनसे मिला आधा घंटा, उसके बाद कैंपेन पे निकलता हूँ। तो पूरा शेड्यूल इस तरह से रहता है? हाँ, शेड्यूल फिक्स है। कैंपेन पे जाते हुए क्या सोचते हैं कि अब की बार 400 पार का नारा दिया है मोदी जी ने, फिर एक बार मोदी सरकार, तीसरी बार मोदी सरकार, ये सारी चीज़ें तो चल ही रही हैं। हाँ, ऐसा महसूस होता है कि ठीक है,
थोड़ा आराम से, ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है। कंफर्टेबल रहता है, क्योंकि भगवान कृष्ण ने कहा है कर्मण्य व अधिकारस्ते, मेरे अधिकार में मेरा कर्म है। इंसान हूँ, फल की इच्छा भी है, ऐसा नहीं है, लेकिन भगवान कृष्ण का, ऊपर वाले का बहुत कृपा है। इस कारण से आराम से, मस्ती से, प्रसन्नता से अपना जो काम मेरे जिम्मे लगा है, लोगों से मिलना, मोदी जी के लिए वोट मांगना, वो करता हूँ बिना ये सोचे कि परिणाम क्या होगा। मुझे पता है परिणाम अच्छा होगा, और जो भगवान करेंगे वो अच्छा करते हैं, इसलिए मन में कोई टेंशन, कोई चिंता ऐसी लगती नहीं है। जो काम शेड्यूल है कि 2-3 घंटे का पब्लिक से मिलने का है, जनसंपर्क अभियान है, उसके बाद कुछ मीटिंग्स हैं, उन्हीं मीटिंग्स में भोजन हो जाता है, और उसके बाद फिर शाम का राउंड आ जाता है। शाम के राउंड के बाद अभी भी शाम का राउंड ख़त्म हुआ है 9 बजे, तो 2 मीटिंग्स करके आया हूँ। Here ends the day। खाना किसी कार्यकर्ता के घर पे खा लेते हैं या फिर अपना डब्बा पैक हो गया जाता है? कार्यकर्ता के घर पे मिल जाए तो ज़रूर खा लेता हूँ, पर थोड़ा बाहर का खाना अवॉइड करता हूँ, रेस्टोरेंट या होटल का, या जैसे कोई गैदरिंग है शादी ब्याह का, वो अवॉइड इसलिए कर रहा हूँ कि घर का खाना कंफर्टेबल रहता है, इसलिए घर से पैक करके साथ चलता है खाना। वो एक कहते हैं ना कि कई घरों का मेहमान भूखा रह जाता है कई बार। नहीं, अपना खाना सुबह साथ से एक चलता है। शेड्यूल चलता होगा कि चलिए भैया, सब सोचते हैं हमारे घर आ रहे हैं हर्ष जी, चलो अच्छे से चाय नहीं, कॉफी सब लोग और बहुत जैसे- बहुत प्रेम दे रहे हैं, बहुत आओ भगत भी करते हैं। किसी कोई पब्लिक मीटिंग है और वहाँ पे अपना उसके पड़ोस में किसी कार्यकर्ता का घर है, तो उसका आग्रह 100% होता है कि 2 मिनट घर होके जाइए। तो समय होता है तो चला भी जाता हूँ, और अगर पहले से शेड्यूल होता है तो कई बार भोजन के लिए भी बोल देते हैं वहाँ कि हम भोजन आपके साथ करेंगे, घर का सादा फुल्का दाल, पर फिर भी अपने साथ खाना रखता हूँ। कभी ऐसा लगा था कि जब छोटे बच्चे होते हैं, समझ आता है 10th 11th 12th में जाके थोड़ा सा जब स्कूल छोड़ते हैं तो लगता है कि अब क्या करेंगे, अब तक तो मज़े उड़ाए हैं, कि ऐसे एक भाजपा का पट्टा पहनेंगे और कहेंगे कि मोदी जी के लिए वोट मांग रहे हैं, मांग तो अपने ले रहे हैं लेकिन नहीं, मैं ऐसे- ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे डेढ़ महीने के लगभग हो गया, मैंने अपने लिए वोट नहीं मांगा। मैंने एक बार भी किसी को नहीं कहा कि हर्ष मल्होत्रा को वोट देना। मैं बोलता हूँ कि मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है तो कमल पे वोट देना। तो उस टाइम कभी सोचा था ऐसा कि एक राजनीति और जो देश का सबसे बड़ा सदन है, और नहीं सोचा। उसके लिए मैं Honestly जाऊंगा नहीं सोचा। और लोगों से मेरा एम्बिशन पॉलिटिकल था ही नहीं। मैं डॉक्टर बनना चाहता था, पर फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली 2 बार अटैम्प्ट किया। लास्ट अटैम्प्ट में बहुत कम नंबर से रह गया था। इन द मीनवाइल मैं बॉटनी ऑनर्स कर रहा था हंसराज कॉलेज से, तो लगा कि फर्स्ट ईयर में नंबर बहुत कम आए हैं इस कारण से, तो अब उसको छोड़ें और बॉटनी ऑनर्स पे कंसंट्रेट करें। तो साइंस स्टूडेंट थोड़ा पॉलिटिक्स में कम ही जाते हैं, पर्टिकुलरली स्टूडेंट पॉलिटिक्स में। इतना ही कि इलेक्शन है, अपने एबीवीपी के साथ ही खड़े होते थे, हम मेंबर थे, तो उनकी मदद 1-2 महीने करना, इतना ही था। कभी ये सोचा नहीं था कि पॉलिटिकल फील्ड में इतना आगे चला जाऊँ। डॉक्टर बनना चाहते थे? हाँ। स्पेशलाइजेशन कि नहीं, उस समय चाहिए तो डॉक्टर बनना। स्पेशलाइजेशन तो बाद की बात थी। उस समय तो ये था कि डॉक्टर बनना चाहिए, देश की सेवा करने का मौका मिलेगा, लोगों की सेवा करने का मौका मिलेगा। ऐसा कुछ समझ आता था उस टाइम कि डॉक्टर बनूंगा तो मैं इस तरह से, या फिर एक बस पता था कि डॉक्टर होता है और डॉक्टर बनना है और मुझे भी डॉक्टर बन जाना है? थोड़ा एकेडमिक इंटरेस्ट शुरू से रहा, तो क्यूरियोसिटी जो होती है कि व्हाट इज़ देयर इन योर बॉडी, और ये अपने आप में बड़ी फुलफिलिंग फीलिंग होती है, सेटिस्फाइंग फीलिंग होती है कि आप किसी की ऐसी मदद कर सको जो नॉर्मली आदमी नहीं कर सकते। ये सोच के था कि डॉक्टर बनना चाहिए, डेस्टिनी यहाँ ले आई। फैमिली बैकग्राउंड कैसा रहा? मेरे पेरेंट्स दोनों टीचर्स थे। मेरे फादर हेडमास्टर थे और माता जी हिंदी पीजीटी थी। दिल्ली में ही थे, किशन नगर में ही थे दोनों लोग। और क्योंकि घर का एटमॉस्फेयर, टीचर्स के घर का एटमॉस्फेयर थोड़ा एकेडमिक ज़्यादा होता है, उनका फोकस पढ़ाई पे ही होता है। पिटाई पे भी?
हाँ, पिटाई पे भी होता होगा थोड़ा बहुत। आपकी भी हुई कभी? हाँ, क्यों नहीं नॉर्मल आदमी हूँ। पढ़ाई को लेकर? पढ़ाई को लेकर भी हो जाती होगी, होती थोड़ी बहुत, डांट वाट तो पड़ती ही थी। उस टाइम तो मुर्गा बनने का चलन था। पर अभी बन नहीं पाया कभी नहीं बन पाए? टीचर ने हो सकता है कभी कहा हो तो हाथ खड़े करा दिए हो तो खड़ा करा दी, मुर्गा नहीं बना कभी। ऐसे ही बस नॉर्मल पिटाई विटाई हो जाती थी थोड़ा बहुत। और राजनीति में आए तो फिर एक बढ़िया वाली सीट लिया आपने अभी? नहीं, मुझे 35 साल हो गए राजनीति में। अभी जो मेन सदन के लिए आप आए हैं? हाँ, तो मैं ऑलमोस्ट 91 में मैंने एक साधारण कार्यकर्ता के नाते काम करना शुरू किया था। BL शर्मा प्रेम जी का चुनाव था और मैं क्योंकि पेशे से प्रिंटर हूँ और तब तक मैं लॉ भी कर चुका था, तो कुछ सीनियर्स ने जो मेरे साथ संपर्क में रहते थे, शाखा के कारण मैं शाखा जाता था, तो कुछ RSS के सीनियर्स ने मुझे बताया कि भाई आप चुनाव में ये वाला काम करिए। तो तब से मुझे उस काम में डाला गया और मैंने उस काम को किया। कुछ डिज़ाइन बनाना, उसको एग्जीक्यूट करके, प्रिंट करके, एक काम मेरे जिम्मे 91 में लगा। क्योंकि मैं एडवोकेट प्रैक्टिस में नहीं आया, पर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से लॉ किया था, उसके कारण से थोड़ा पढ़ाई लिखाई का काम और लीगल काम भी मेरे जिम्मे उन दिनों इतना अकाउंट्स का काम जो होता है, चुनाव आयोग के साथ जो अकाउंट कीपिंग होता है, वो मेरे जिम्मे थोड़ा सा लगा था किसी एक सीनियर व्यक्ति के साथ, सीनियर लीडर के साथ, कि आप भी इसको देखो। तो वहाँ से मेरी राजनीतिक यात्रा शुरू हुई 91 से। लीगल भी जानते हैं? जी। केजरीवाल बाहर आएंगे तो कोर्ट बताएगा। आप भी तो थोड़ा बहुत जानते हैं ना? नहीं, देखिए, पढ़ा वो होगा। बहुत भारत में कानून का राज है। कोई कुछ भी कह ले, केजरीवाल और उसकी पार्टी अपने मतलब से हर बात बोलते हैं, झूठ तो बोलते ही हैं, मास्टर्स हैं वो इस काम के। लेकिन जो केस का मेरिट है, बिना पढ़े नहीं कहा जा सकता। ईडी ने क्या कहा है, वो क्या डिमांड कर रहे हैं, केजरीवाल के वकीलों ने क्या कहा है, और जजेस का माइंडसेट बहुत कॉम्प्रिहेंसिव होता है। वो लोग बहुत स्टडी करने के बाद कोई निर्णय करते हैं। इसके बारे में मैं अभी कुछ कह भी नहीं सकता। चलिए ये छोड़ते हैं कि कौन बाहर आएगा, ये पता है कौन कौन और अंदर जाएगा? हाँ, पता है। जो लोग भी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं वो पक्का अंदर जाएंगे। बीजेपी वाली स्टेटमेंट है। हाँ, मैं बीजेपी का हूँ तो बीजेपी वाली स्टेटमेंट। मैं एक एडवोकेट से जानना चाह रहा था कि कौन कौन और अंदर जाएगा। नाम नहीं बता सकता, लेकिन इनके बहुत से लोग उसमें इन्वॉल्व हुए हैं। तो शराब का जो इन्होंने नीति बनाई, हमने 2 साल एजिटेशन किया, ये हमारे 3 क्वेश्चंस का आंसर नहीं दिया इन्होंने, दिया ही नहीं। पहली बात, नीति बनाई आपने तो हटाई क्यों? अगर वो नीति ठीक थी तो वापस क्यों ली? दूसरा, सबसे बड़ा प्रश्न है जो इस भ्रष्टाचार का मूल है, शराब के ठेकेदारों की कमीशन जब सरकारी ठेके होते थे तो 2% थी। जब इन्होंने नई नीति बना के उसे प्राइवेटाइज करने की बात की तो उसमें उनकी कमीशन, ठेकेदारों की कमीशन 12% हो गई। 10% एनहांसमेंट तो कहीं भी नहीं देखा। 10% एनहांसमेंट नहीं है, अगर देखा जाए तो वो बहुत ज़्यादा मैनीफोल्ड एनहांसमेंट है। इसका कोई कारण समझ में नहीं आया और इसका कोई जवाब उन्होंने नहीं दिया। तो इन प्रश्नों के जवाब नहीं है, जिससे पता लगता है कि दाल में काला नहीं, काली दाल। और बात करेंगे इस पर। मैंने आपके बारे में पढ़ा, एक देहदान को लेकर आप चलाते हैं, और देहदान मतलब जितना मैं भी समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा दान है। लाइक किसी के पास आंखें नहीं हैं और किसी की आंखें उसको मिल जाए, वो अपने माँ को, बाप को, बहन को, भाई को
मतलब दुनिया को वो देख सकता है, और ये बहुत कम लोगों में सेंस होती है कि ऐसा कुछ चलाएं, ऐसी कुछ चीज़ें करें। थोड़ा आप बताइए ना इसके बारे में, थोड़ा एक्सप्लेन, मतलब बढ़िया तरीके से। ये मूवमेंट 26 साल 27 साल पहले शुरू हुआ। इस मूवमेंट को शुरू करने में आदरणीय आलोक जी, जो इस समय विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके साथ शुरू हुआ। उस समय वो विधायक थे, ऑलमोस्ट 93-94 की बात है। वो विधायक थे, तो हम कुछ 8-10 दोस्तों ने उनके साथ मिलके, मैं युवा मोर्चा में था, ये डिसाइड किया कि हम अपने मरने के बाद अपनी देह का और अंगों का दान करेंगे। और डिसाइड करने के बाद हम एक रजिस्ट्रार, आसफ अली रोड पे रजिस्ट्रार साहब के पास गए और अपनी विल रजिस्टर करा दी इस बात के लिए। तो अच्छा लगा, हम सबको बड़ा अंदर से सेटिस्फाइंग फील हुआ। पर कुछ 6-8 महीने के बाद, क्योंकि हम लगातार मिलते ही थे, सोशल काम कर रहे थे, पॉलिटिकल काम में लगे हुए थे, तो बैठे बैठे ऐसा लगा कि एक समिति बना लेते हैं जिसमें हम लोगों को अवेयर करेंगे कि ये इम्पोर्टेंट बात है। इसमें एक घटना और हो गई। इन द मीनवाइल एक यंग कपल वॉक कर रहा था, तो हस्बैंड सीवर में गिर गए और उनकी डेथ हो गई, एंड दैट वाज डिक्लेयर्ड एज ब्रेन स्टेम डेथ। ब्रेन स्टेम डेथ ये होती है कि कुछ एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए, कुछ 8-10 घंटे के लिए, वो जो डेड व्यक्ति है वो आर्टिफिशियली उसका हार्ट काम कर रहा होता है, बट ब्रेन इररिवोकेबली डेड हो जाता है। ये डिसीजन डॉक्टर का होता है, उनकी एक कमेटी ऑफ द डॉक्टर्स का होता है। जब डॉक्टर्स ने ये डिक्लेयर किया, तो उस समय डॉक्टर वेणुगोपाल एम्स के डायरेक्टर थे। उन्होंने ये एक प्रश्न परिवार के सामने रखा कि आप इनका हार्ट डोनेट कर दीजिए, इस सिचुएशन में है कि हार्ट डोनेट हो सकता है। तो वो जो उनकी पत्नी अभी भी हैं, वो चित्राचारी, उन्होंने ये टफ डिसीजन उस समय लिया और उनका हार्ट डोनेट हुआ एक व्यक्ति को, इंदौर के एक व्यक्ति को। वो ये घटना हमारी दधीची देहदान समिति हमने बनाई, ये घटना उसका एक बड़ा कारण बनी। हमें लगा कि ये एक समाज की बहुत बड़ी ज़रूरत है, इस समय ऐसा होना चाहिए। तो एक समिति बनाई और उस पर कुछ दोस्तों ने मिलकर अपना काम करना शुरू किया। हमारा काम सिर्फ इतना है कि हम दिल्ली एनसीआर में लोगों को अवेयर करते हैं इस बात के लिए, इसकी इम्पोर्टेंस के लिए। खाली इतना ही नहीं करते हैं, उसमें हम ये भी करते हैं कि जो लोग हमारे माध्यम से प्लेज फॉर्म भरते हैं और जब उनकी डेथ हो जाए अगर, तो उनके परिवार के लोग हमें कनेक्ट कर सकते हैं। और हम उस समय, क्योंकि ये जो डोनेशन है, ऑर्गन और बॉडी का डोनेशन है, ये सारा सरकारी मेडिकल कॉलेज या हॉस्पिटल्स में ही होना चाहिए, अदरवाइज मेल प्रैक्टिसेस शुरू हो जाती हैं। तो हमारी समिति का डिसीजन पहले दिन से था कि हम सब जो कुछ भी करेंगे सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में, सरकारी आई बैंक में हम डोनेट करवाने की व्यवस्था करेंगे। रात के 12 बजे हॉस्पिटल का फ़ोन उठे, क्योंकि डेथ होने के बाद इमीडिएट रिक्वायरमेंट है, आइज़ 3-4 घंटे में डोनेट होनी चाहिए। अगर ब्रेन स्टेम डेथ है तो विदिन फ्यू आवर्स, विदिन फ्यू मिनट्स वो हॉस्पिटल में होना चाहिए व्यक्ति। तो इसलिए हमने हॉस्पिटल्स और बड़े मेडिकल कॉलेजेस से हम संपर्क में रहते हैं, और कोई ऐसी घटना किसी के साथ होती है और वो चाहते हैं कि उनका बॉडी का डोनेशन हो या ऑर्गन का डोनेशन हो, तो हम फिर उस समय सरकारी मशीनरी को टच कर पाते हैं, रात के 12 बजे हों, 2 बजे हों, और फिर फैमिली और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के साथ ब्रिज का काम करके एग्जीक्यूट कराते हैं, बॉडी डोनेशन हो या ऑर्गन डोनेशन हो या आई डोनेशन हो। ये हमारा बेसिक काम है। ओवर द पीरियड ऑफ 26-7 ईयर्स हमारे पास लगभग 20,000 लोगों ने प्लेज किया है। 20,000 लोग? जी, जो अपने मरने के बाद अपनी बॉडी और
ऑर्गन्स को डोनेट करना चाहते हैं, और उसमें से प्लेज किया है 20,000 लोगों ने, और उसमें से लगभग कुछ 415 लोगों ने अपनी बॉडी डोनेट की है हमारे माध्यम से, और लगभग 1,000 लोगों ने आइज़ और ऑर्गन्स डोनेट किए हैं हमारे माध्यम से। तो हमारे दिल्ली भर में 200 सवा 200 वॉलंटियर्स हैं जो इस काम के लिए पैशनेट हैं, और वो कोई भी हमारे 3-4 नंबर सर्कुलेटेड हैं पूरे दिल्ली में, एनसीआर में हमारा, क्योंकि जो व्यक्ति प्लेज करता है हम उसको सर्टिफिकेट देते हैं, उसको कार्ड बना के देते हैं। एक हम देदानियों का उत्सव ऑर्गेनाइज करते हैं, उनको मोर एजुकेट करने के लिए, उनके परिवार वालों को एजुकेट करने के लिए। तो ये सब हम लगातार करते हैं। आपने कोई नंबर देखा कि ट्रांसप्लांट कितने लोगों में सक्सेसफुली हो गया? आज साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि कोई ब्रेन स्टेम डेथ हो रही होती है तो वही 7-8 लोगों को ज़िंदगी मिल जाती है, और वेस्टेज ना के बराबर है। अब तो स्किन का डोनेशन भी बड़ा कॉमन होता चला जा रहा है। जब कोई बर्न केस होता है तो उसकी डेथ का कॉज, क्योंकि स्किन जल जाती है, 35-40% बर्न हो जाए तो बड़ा मुश्किल होता है उसको ज़िंदा रखना, क्योंकि इन्फेक्शन बड़ी जल्दी कैच होता है। अगर किसी की स्किन उन्हें मिल जाए बर्न केस को, तो उनके बचने के चांसेस बढ़ जाते हैं। स्किन उसके ऊपर ग्राफ्ट कर देते हैं। स्किन डोनेशन है, बोन्स का डोनेशन है, ये वो डोनेशन है जो इजीली हो सकते हैं। तो इसलिए साइंस ने तो बहुत तरक्की की है, पर समाज में अभी जागरूकता की आवश्यकता है ऑर्गन डोनेशन और बॉडी डोनेशन को लेकर के। कोई आपका ये वीडियो देख रहा होगा और वो भी चाहता होगा कि मैं जुड़ूँ इन सब चीज़ों से, कोई कांटेक्ट करूँ, तो कैसे कोई आपसे या फिर आपकी जो संस्था है उससे कैसे कोई कांटेक्ट कर सकता है? www.dehedan.org DEHDAN.org ये हमारा वेबसाइट है। इससे प्लेज फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, भरना होगा, परिवार के 2 लोगों के साइन कराने होंगे, और हमारा एड्रेस W99 ग्रेटर कैलाश वन है जहाँ से हम ऑपरेट करते हैं इस काम को, उस पर पोस्ट कर दें। उनका काम इतना ही है, बाकी हम करते हैं। आप कोई देख रहे हैं तो आप कर सकते हैं, और ये बहुत बड़ा काम है जो आप कर रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं अच्छे से चले, अच्छे से कर पाए। और आपकी पार्टी का तो पता नहीं, लेकिन आपकी संस्था का कहीं ना कहीं मैं भी अब साथ में ज़रूर आना चाहूँगा। मोस्ट वेलकम। आपको अगर ये काम अच्छा लगता है तो वाकई ये एक समाज की सच्ची सेवा है। एक्चुअली मैं भी डॉक्टर फैमिली से आता हूँ, और मेरी फैमिली में मेरी छोटी बहन MS है, अच्छा, बड़े भाई हैं वो MD हैं, भाभी MD हैं। तो आप कहाँ फंस गए? यहाँ वो होता है ना घर में कोई एक, अच्छा, जो नहीं पढ़ाई पर ये काम भी अच्छा है, इसमें भी आप जनता से, पब्लिक से मिलते हैं, बात करते हैं, अलग अलग लोगों के व्यूज़ बताते हैं, उन्हें पता लगता है सोसाइटी में क्या क्या हो रहा है। दिस इज़ ए गुड फोरम। एक्चुअली मेरे भाई बहन जो डॉक्टर हैं वो कभी अपकमिंग सांसद से ऐसे मिल नहीं पाएंगे जैसे मैं मिल रहा हूँ। नहीं वो भी मिल लेंगे। तो वो तो पेशेंट से मिलते हैं सुबह शाम। तो कैसे देख रहे हैं दिल्ली को? 6 चरण में चुनाव हो रहा है, वोटिंग इतना कम हो रहा है, और इतना भी ज़्यादा कम नहीं हो रहा है जितना एक नैरेटिव बनाया गया है कि हाँ वोटिंग बहुत कम हो रहा है, बहुत ज़्यादा कम वोट लोग डाल रहे हैं। हालांकि जब वोटिंग कम हुआ गुजरात में रिसेंट, तो भाजपा को 50% से भी ज़्यादा वोट मिल गया, कम वोट में से ही। एक तरफ ये साइड भी है, शायद कोई इसको नहीं देख रहा है, लेकिन कुछ जो पॉलिटिकल एनालिस्ट करते हैं, मयंक बाल्यान सामने बैठे हैं, तो इनका इस चीज़ पे काफ़ी ध्यान रहता है कि लिखते भी हैं कई बार इसके बारे में। आप कैसे देख रहे हैं, कितना टफ दिल्ली को देख रहे हैं केजरीवाल के जेल में जाने के बाद? नहीं, मैं दिल्ली को कोई टफ देख नहीं रहा। जितना मैं 1.5 महीने से, मतलब बीइंग ए पॉलिटिशियन, बीइंग ए मेंबर ऑफ बीजेपी, ये मुझे कहना ही चाहिए कि टफ नहीं है, लेकिन एक नॉर्मल
आदमी के नाते भी, जब मैं कैंडिडेट के नाते भी पब्लिक से मिल रहा हूँ, तो मुझे जो उनकी बॉडी लैंग्वेज, जो उनका रिस्पांस आ रहा है, मोदी जी के प्रति ओवरवेलमिंग रिस्पांस है। मतलब मैंने ऐसा अपने 30-35 साल के पॉलिटिकल कैरियर में 2014 में भी नहीं देखा मैंने ये। 2014 में मोदी जी के प्रति बहुत अच्छा रिस्पांस था। मैं उस समय भी एक सीट का प्रभारी था, पूरी लोकसभा सीट का प्रभारी था मैंने इतना ओवरवेलमिंग रिस्पांस उस समय भी नहीं देखा। अभी तब मैं महिलाओं की बात करूं तो महिलाओं को तो लगता है कि मोदी उनका बड़ा भाई है, आना ही वो चाहिए, हम तो मोदी के ही हैं, आप चिंता मत करो, राम मंदिर बनवाया भाई, ऐसा बोलती हैं। मेरे को गैस का चूल्हा दिलवाया है, योजना नहीं पता, चूल्हा और सिलेंडर पता है। और जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं, गरीब महिलाएं हैं, उनको 6,000 रुपये मिलना, इंद्रधनुष योजना बताती हैं कि ऐसा है। और जिनका राशन कार्ड है दिल्ली में, वो लोग तो बहुत खुश हैं कि कोविड के टाइम में शुरू की हुई योजना, अनधन योजना, जिसमें मोदी जी के मन में ये बात थी, ऐसा उन्होंने कहा इसलिए मुझे पता है, ये बात थी कि मेरे देश में कोई व्यक्ति रात को भूखा ना सोए। इस बात के लिए उन्होंने देश के लगभग 80 करोड़ राशन कार्ड धारकों को, दिल्ली के 78 लाख राशन कार्ड धारकों को राशन मुफ्त में दे रहे हैं तब से लेके अब तक। तो सरकार डायरेक्ट डिलीवरी कर रही है, और वहाँ कर रही है जहाँ ज़रूरत है। एंड मोर ओवर, सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मोदी जी के रेजिम में अब तक, मैं 60 साल का हो गया, जो मैंने अब तक की सरकारें अपने होश में आने के बाद देखी हैं, करप्शन तो पार्ट एंड पार्सल हो गया था और लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया था कि अरे वहाँ जा रहे हैं, इतना तो देना ही पड़ेगा, ये काम करना है। अब मैं बिजली के बिल की पेमेंट की लाइन में लगाऊं, आज लाइन नहीं है, आज दिमाग में ही नहीं है। एक गरीब से गरीब व्यक्ति आज डिजिटल पेमेंट ले दे रहा है। आज बिजली का बिल, टेलीफोन का बिल, पानी का बिल पे करना है तो आपके मोबाइल पर ऑटोमेटिक फिक्स कर दें आप, तो अपने आप होता रहेगा। तो जो ट्रांसफॉर्मेशन सोसाइटी का, सिस्टम का मोदी जी ने कर दिया, अभी तक तो हमने देखा नहीं था। और जो करप्शन पे लगाम लगाई है वो मार्वलस है। राजीव गांधी कहते थे, प्रधानमंत्री होते हुए उन्होंने पार्लियामेंट में कहा था कि सरकार का 1 रुपया चलता है और नीचे जनता तक 10 पैसे पहुंचते हैं। ये केवल एक स्ट्रोक से मोदी जी ने ख़त्म कर दिया। उन्होंने आधार कार्ड लिंक कर दिया बैंक अकाउंट के साथ। अब जिस व्यक्ति को सरकार का पैसा मिलना है, किसी भी रूप में मिलना है, बीच में कोई बिचौलिया नहीं है, ना ब्यूरोक्रेट ना नेता। 100% पैसा मंत्रालय से निकलेगा और बेनिफिशियरी के अकाउंट में जाएगा। आप सोचो, करोड़ों रुपए का, अरबों रुपए का भ्रष्टाचार खत्म कर दिया। मुझे याद नहीं है नंबर कितना है, वो 3 करोड़ या कितना है, उतने तो राशन कार्ड नकली निकल गए। आप सोचिए कौन कहाँ क्या कर रहा था, भगवान जानता है। तो मोदी जी ने भ्रष्टाचार पे ऐसा लगाम लगा दिया कि कभी किसी ने सोचा नहीं था हमारे देश में। आपकी सीट को कैसे देख रहे हैं? यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस गठबंधन के साथ कुंडली से विधायक हैं, उनको उतार दिया है। जनरल सीट पे दलित आ गए हैं, और एक जो नंबर है दलित और मुस्लिम, वो भी काफ़ी बड़ा नंबर यहाँ पर नज़र आ रहा है। जब लोगों में जाते हैं तो इस नंबर से कैसे देखते हैं कि क्या सामने चीज़ें आती हैं? मैं मुस्लिम्स में भी गया हूँ, जामिया के प्रोफेसर्स से मिला हूँ, बात हुई उनसे, मुझे कुछ उनकी तरफ से रिस्ट्रिक्शन दिखती नहीं है। मोदी जी ने उनकी योजनाओं में जो फॉर्म है उसमें धर्म का कॉलम नहीं है। उज्ज्वला योजना में वो ये नहीं पूछती कि आप हिंदू हो के मुसलमान हो। जनधन योजना में वो नहीं पूछ रहे, स्टार्टअप में नहीं पूछ रहे।
राशन कार्ड है तो राशन फ्री मिलेगा। वो ये नहीं पूछ रहे कि हिंदू को मिलेगा और मुस्लिम को नहीं मिलेगा। तो ये बड़ी बात है। लेकिन मोदी जी ये भी कह रहे हैं कि जब तक मैं जिंदा हूं, किसी दलित का कोई आरक्षण छीनकर मैं कभी मुसलमानों को नहीं देने दूंगा और कभी ये किसी नहीं, के साथ नहीं ये होने दूंगा। डिफरेंट बात है। एक झूठा नैरेटिव बनाने की कोशिश की है 400 पार के नारे को काउंटर करने के लिए कि अगर ये 400 पार आ गए या ये तिबारा प्रधानमंत्री बन गए तो ये आरक्षण ख़त्म कर देंगे। और मोदी जी ने ये कहा है कि मैं आरक्षण ख़त्म करने के हक़ में नहीं हूँ, मैं आरक्षण के हक़ में हूँ जो लीगली अलाउड है, हमारा संविधान कहता है। संविधान इस बारे में जरा सा भी हमारी सरकार आने के बाद संविधान में बदल नहीं करेगी। इस पॉइंट के ऊपर ये बात मोदी जी ने कही है। पर मैं एक बात समझाने की कोशिश करता हूँ। 370 हटी तो इसका मतलब फुल मेजॉरिटी है। कोई बहुत से कानून अंग्रेजों के टाइम के 1000 कानून बंद खत्म करें संसद से ही हुए हैं, जो 100 साल पुराने कानून थे जिनका आज रेलेवेंस ही नहीं है। आज आपको मालूम है डाक विभाग की टेलीग्राम व्यवस्था बंद हो गई है। बंद हो गई है, वो अब टेलीग्राम नहीं दे सकते हम किसी को, क्योंकि ईमेल है हमारे पास। तो ये बात उदाहरण के तौर पे बताया कि ऐसे बहुत सी चीज़ें ऑब्सोलीट हो गई। जो चीज़ ऑब्सोलीट हो गई उसके कानून ख़त्म कर दिए। तो पिछले 10 साल में, विशेष तौर से पिछले 5 सालों में मोदी जी की सरकार के पास 100% पावर थी किसी भी कानून को बदलने का, पर उन्होंने उस पावर का दुरुपयोग नहीं किया। तो पहले भी कर सकते थे अगर माइंड में होता, माइंडसेट होता। तो ये झूठा नैरेटिव है कि पावर में आएंगे तो अरे भैया पिछली बार भी पावर में थे, हम चाहते तो ये ऐसा काम कर सकते थे। पर हमारा माइंडसेट नहीं है, हमारी सरकार का माइंडसेट नहीं है, हमारी पार्टी की फिलॉसफी में भी नहीं है। अगर बाबा साहब अंबेडकर को किसी ने रिस्पेक्ट दी तो बीजेपी की सरकारों ने ही दी। उनके 5 जो प्रमुख स्थान हैं उनको अगर तीर्थ बनाया, उनको फोरफ्रंट पर लेके आए, उनकी जानकारी जनता में दी, उसको डेवलप किया, तो वो मोदी जी की सरकार ने किया है। ये जो सो कॉल्ड अंबेडकरवादी बनते हैं, सबसे बड़े अंबेडकरवादी तो बीजेपी वाले हैं। तो ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि संविधान से कोई छेड़छाड़ होगी, आरक्षण पे कोई छेड़छाड़ होगी। होनी होती तो पहले ही हो जाती। तो ये झूठा नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोगों को वर्गलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मोदी जी ने बड़ा स्पष्टता से कहा है कि हम जो आरक्षण हमारे संविधान में है वो एज इट इज़ रहेगा। इससे ज़्यादा स्पष्ट क्या कहें। मोदी जो बोलते हैं वो करते हैं। एक तरह से मोदी जी की गारंटी है। 2014 का हमारा संकल्प पत्र, 2019 का हमारा संकल्प पत्र में से 95% बातें पूरी हुई हैं। तो इस बारे में बिल्कुल किसी को भी कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। एक लगता नहीं है आपको कि आम आदमी से लड़ना और कांग्रेस से लड़ना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं? कांग्रेस से लड़ना थोड़ा सा उत्तर भारत में इजी हो जाता है और आम आदमी पार्टी से लड़ना थोड़ा सा टफ। अगर मैं उनके पिछले कुछ चीज़ें देखूं कि हम बच्चों की कसम खाते हैं कभी कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे, लेकिन वो आ गए। फिर राम मंदिर को लेकर कई सवाल किए, लेकिन फिर कहते हैं अब हम राम मंदिर भी जाएंगे। लाइक वो फटाक से चीज़ें बदल देते हैं, अपॉर्चुनिस्टिक हैं बेसिकली। हाँ, तो और उनका जो मुझे लगता है कि जो सोशल मीडिया पर जिस तरीके से वो चीज़ों को लोगों तक पहुंचाते भी हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, और जहाँ पर आम जनता है, ट्विटर और इन सब चीज़ पे देखे तो देश का एक जो बहुत ज़्यादा ही आप या तो पढ़ा लिखा कहिए या फिर जो एक टाइम निकालता है स्पेशल चीज़ों के लिए, वो वहाँ पर है, वो वहाँ तक पहुँच जाते हैं इन सब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू। तो थोड़ा टफ नहीं रहता कि कैसे जो कल राम को बोल रहे थे नहीं राम मंदिर नहीं जाएंगे, आज वो रामनवमी पर ही चीज़ें लेकर आ रहे हैं। आपको क्या लगता है कि जनता को ये बात समझ में नहीं आती?
अगर उन्होंने यमुना की सफाई की बात 2015 में, 19 में, 20 में, एक ही बात को आप हर 2-3 साल बाद बोलते हो कि मैं यमुना जी को साफ़ कर दूंगा, आपको यमुना जी में डुबकी लगवाऊंगा आपके त्योहारों पर, तो जनता समझती है कि ये केवल झूठ के आधार पे राजनीति कर रहे हैं और इनका पर्दाफाश हुआ है। यमुना जी की सफाई को लेकर के लगभग 3000 करोड़ रुपए केंद्र से इनके पास आए यमुना जी को मेंटेन करने और सफाई करने के लिए। कुछ नहीं किया, सिर्फ झूठे वादे करे और बोला कि हम सफाई कर देंगे, सफाई कर देंगे, सफाई कर देंगे, करी नहीं। इसी तरह बच्चों की कसम खा के उस समय भी कांग्रेस के साथ गठबंधन किया, अब तो चुनाव इकट्ठा लड़ रहे। इन लोगों की क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई है। एक तरफ मोदी जी की क्रेडिबिलिटी बढ़ी है कि जो कहेंगे वो होगा, और इनकी क्रेडिबिलिटी आज जनता को समझ में आ चुका है कि इनकी बात पे विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि हर बात झूठ है। जो कुछ कहा वो बिल्कुल नहीं किया। 500 स्कूल बनाने थे दिल्ली में, 5 स्कूल भी नहीं बने हैं। 20 कॉलेजेस बनाने थे, 20 हॉस्पिटल बनाने थे, एक नया कॉलेज नहीं बना है, एक नया हॉस्पिटल नहीं बना है। उसका वाया मीडिया निकाल लेते हैं कि हमने स्कूल के अंदर कमरे बढ़ा दिए। अरे भाई, कमरे बढ़ाने से कुछ नहीं होगा, उसमें भी घोटाला कर लिया है। उसमें भी 5 लाख रुपए खर्च होने थे, कमरे पे 25-25 लाख रुपए खर्च हुए हैं। स्कूल बढ़ाने थे तो स्कूल में प्लेग्राउंड भी होता है, स्कूल में ऑडिटोरियम भी होता है। स्कूल जब नया बनता है तो नई सिस्टम से बनता है, उसमें स्मार्ट लैब्स भी होती हैं, बहुत कुछ होता है। पर नहीं बनाया तो उसकी रीजनिंग ये देना शुरू कर देते हैं कि हमने ये कर दिया जी, वो कर दिया, ताकि जनता को ये घुमाते रहें, बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते रहें। तो इसलिए मुझे लगता नहीं है कि जनता अब इनके झांसे में आने वाली है। उनको अच्छे से पता है कि जो ये बात बोल रहे हैं उनकी बात पे विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि इनका पुराना रिकॉर्ड ऐसा है। हाँ जी, आपको भी लगता है कि जो चुनाव हो गया है आजकल, वो वर्बल चीज़ों से आकर थोड़ा सोशल मीडिया पर भी चीज़ें हो गई हैं? आप भी कुछ ऐसा कर रहे हैं? कोई एक टीम बनाई है पर्टिकुलर कि भैया? सोशल मीडिया आज बहुत बड़ा माध्यम है एक विशेष वर्ग तक पहुंचने का, जो सोशल मीडिया पर एक्टिव है। मोस्टली यंगस्टर्स इंस्टाग्राम पे एक्टिव हैं, कुछ थोड़ा ज़्यादा पढ़े लिखे लोग, या जो ट्विटर पे एक्टिव हैं वो लोग ट्विटर पे हैं। फेसबुक पे ज़्यादा लोग एक्टिव हैं। फेसबुक पे घर में नॉर्मल अपना घर की देखभाल करने वाली माताएं बहनें भी एक्टिव हैं। ऐसे लोग भी एक्टिव हैं जो आईटी से भी नहीं है। तो सोशल मीडिया एक माध्यम हो गया है अपनी बात को कम्युनिकेट करने का, और ये इम्पोर्टेंट भी है, हम भी कर रहे हैं। लगाई है कोई टीम? हाँ, परिवार के बच्चे लगे हैं इसमें, काम कर रहे हैं। एक वजन भी है सीट पर, गौतम गंभीर थे यहाँ से, काफ़ी नाम रहता था उनका कई चीज़ों में, और फिर उन्होंने अपना छोड़ दिया या छुड़वा दिया? नहीं, वो बहुत मजे हुए व्यक्ति हैं, सीनियर हैं और इंटरनेशनल लेवल पर क्रिकेट खेला है, बड़े नामी क्रिकेटर हैं। तो उनका जो भी डिसीज़न है वो उनका व्यक्तिगत डिसीज़न है, और जैसा उन्होंने कहा है कि मैं अपने क्रिकेट या बाकी व्यस्तताओं के कारण सक्रिय राजनीति में नहीं रह सकता, यही कारण है उनका थोड़ा राजनीति से अभी सक्रियता कम करने का। तो अब मैं आपसे पूछूं कि आप अपनी लोकसभा के लिए क्या करेंगे? हाँ बिल्कुल। तो आप बताइए मुझे, आप क्या करेंगे? क्या कमी रही गौतम गंभीर के काम में? गौतम गंभीर के काम में कमी की बात नहीं है। जो प्रोग्रेस और डेवलपमेंट है वो ऑनगोइंग प्रोसेस है, वो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती। मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरी प्रायोरिटी में है, जो हमारे क्षेत्र में झुग्गी क्लस्टर्स हैं, मैं काफ़ी पॉलिटिकल कामों से जाता रहता हूँ वहाँ,
उन लोगों के संपर्क में रहता हूँ, मुझे लगता है कि उनके रहने की जो कंडीशंस हैं वो अच्छी नहीं है। नाली का पानी सड़क पे है, बच्चे वहीं खेल रहे हैं, हेल्थ हज़ार्ड्स भी हैं, और दे डिज़र्व गुड एकोमोडेशन, गुड एटमॉस्फेयर, हेल्दी एटमॉस्फेयर। और प्रधानमंत्री जी ने इसकी चिंता की है। जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, जो उनकी योजना है, मेरी प्रायोरिटी में मेरे क्षेत्र की जो झुग्गी क्लस्टर्स हैं उनको जहाँ झुग्गी वहाँ मकान देना मेरी प्रायोरिटी में है। हमारी दिलशाद कॉलोनी में कलंदर कॉलोनी है, दीपक कॉलोनी है, दिलशाद विहार है, ऐसी 3 कॉलोनीज इकट्ठी क्लस्टर में हैं। वहाँ पर हम उन झुग्गियों की जगह पर उनको 4000 मकान देंगे, ऐसा मेरी प्रायोरिटी में है। 4 जून के बाद जब भी सरकार बनती है, मोदी जी की सरकार आ रही है, ये हमें 100% पता है, तो हम इस पर काम करने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें आप अब करने वाले हैं 4 जून के बाद? जी, कॉन्फिडेंट हैं कि अब सरकार बन जाएगी? सरकार बनी। राहुल गांधी कह रहे हैं 180 के नीचे रोक लेंगे लाके। किसी के कहने से क्या फ़र्क पड़ता है, वो सिर्फ अपनी जेब मिटा रहे हैं। मैं आपके माध्यम से ही पूछ लेता हूँ, क्या उनके पास अपना प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट है? आज जो मोदी जी को वोट नहीं देगा तो वो किसको दे करके वोट देगा, किसको देख के वोट देगा? उसके मन में क्या है कि भाई ठीक है, मोदी जी मुझे पसंद नहीं आ रहे, तो मोदी जी को वोट नहीं देना, तो किसको देना है? राहुल जी को देना है, ममता जी को देना है, केजरीवाल जेल में बैठे हैं उनको देना है, लालू प्रसाद यादव को देना है, उनके बेटे को देना है, किसको देना है वोट? उनको पता नहीं है कि कौन उनका प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट है। वैक्यूम है। जब कुछ सामने ही नहीं है तो मोदी जी ही हैं, और ये बड़ा कारण है मोदी जी प्रधानमंत्री बन रहे हैं। उनके पास ना विज़न, ना नेता है, ना नियत है, ना उन जो कुछ भी हैं उनकी कोई विज़न भी नहीं है। देश को लूट के खाया है पिछले 65 सालों में। 2014 से पहले इन्होंने कुछ नहीं किया। मोदी जी की सरकार के मंत्री, सांसद, स्वयं मोदी जी पर पिछले 10 सालों में कोई आरोप भी नहीं है, सिद्ध तो दूर की बात है। और 2014 से पहले में कोलगेट भी इसी में आया है, 2G भी इसी में आया है, बोफर्स भी इसी में आया है, आदर्श घोटाला भी इसी में आया है, कॉमनवेल्थ दिल्ली का घोटाला भी इसी में आया है, जिसको केजरीवाल साहब 350 पेज के वो लेके घूमते थे, ये फलाना आदमी करप्ट है, ये करप्ट है, ये करप्ट है। इनके पास बहुत बड़ी लिस्ट थी, कलमाड़ी और शीला दीक्षित और स्वयं सोनिया गांधी और राहुल गांधी को मिला के। आज उन्हीं के साथ गले में हाथ डाल के और गठबंधन कर रहे हैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अपीजमेंट ऑफ वोट्स। देश का नहीं सोच रहे हैं ये लोग। अगर ये देश का सोच रहे होते तो शायद देश की स्थिति अलग होती। कहते हैं कि मेरे नाम भर से कांप जाते हैं प्रधानमंत्री, आप भी कांपते हैं क्या? आप देख ही रहे होंगे अभी। मैं देख रहा था जब मैंने बोला राहुल गांधी, मैं आपकी बॉडी देख रहा था, मैंने कहा आप कांपेंगे या नहीं? नहीं, कोई बात नहीं, वो कह सकते हैं, उनको कहना चाहिए, कोई बात कहें। एक आखिरी और फिर खत्म करेंगे। केजरीवाल सबसे ज़्यादा और एकदम बोल्ड होके बोलते हैं प्रधानमंत्री पर, लेकिन विधानसभा के अंदर जाके बोलते हैं। बाहर थोड़ा कम बोलते हैं, उधर थोड़ा कम नहीं बोलते हैं, बोलते ही नहीं है बाहर। हाँ, बिकॉज विधानसभा के अंदर उन्हें इम्यूनिटी प्राप्त है। इस बात की इम्यूनिटी है कि उनके ऊपर कोई लीगैलिटी नहीं आती है। क्योंकि जब अरुण जेटली जी के बारे में बोले थे तो फिर बाद में माफ़ी मांगनी पड़ी थी राइटिंग में इन्हें। वो अरुण जेटली जी की महानता है कि उन्होंने माफ़ कर दिया। अगर ये उल्टा होता तो ये माफ मूव नहीं करते ये लोग, केजरीवाल वाले लोग जो हैं। हाँ, सवाल भी मेरा वही है जी। लगातार वो कहते हैं सबसे भ्रष्ट, अनपढ़ और तानाशाही चल रही है, जिसको मर्जी चाहते हैं जेल में डाल देते हैं, और अनपढ़ प्रधानमंत्री हैं, कुछ भी अपने उससे नहीं करते हैं, इधर उधर से सुनते हैं और वो कर देते हैं। केजरीवाल साहब तो बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और तो IIT से हैं, शायद मुझे पता नहीं है M.Tech भी किया है कि नहीं किया, पोस्ट ग्रेजुएट है। हमारा प्रधानमंत्री भी पोस्ट ग्रेजुएट है। तो अब उनकी अनपढ़ की डेफिनेशन क्या आज तक दे नहीं पाए। केजरीवाल साहब जानबूझ के इतने सीनियर व्यक्ति के बारे में देश का नहीं विश्व का
वन ऑफ द टॉपेस्ट लीडर में जो आते हैं उनके बारे में बोलते हैं। राहुल गांधी के बारे में उन्हें शर्म नहीं आती उनके साथ गठबंधन करते हुए कि राहुल गांधी की पार्टी ने कन्हैया को अपना कैंडिडेट बनाया है। कन्हैया वो व्यक्ति है जो खुलेआम बोलता है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अफजल गुरु की फांसी पर वो इसलिए शर्मिंदा है कि उसके कातिल जिंदा है। उसके कातिल कौन है? सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है और वो उनके साथ गठबंधन कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी वाले कांग्रेस के साथ गठबंधन कर रहे हैं तो देश को तोड़ने वाले लोगों के साथ गठबंधन कर रहे हैं। उनको शर्म आनी चाहिए। पहले अपनी गिरबान में झांक के देखें कि वो कर क्या रहे हैं। राजनीति में राजनीति बदलने आए थे, भ्रष्टाचार खत्म करने आए थे। स्वराज की किताब में लिखा है उन्होंने, वो तो झूठ से पलट भी नहीं सकते कि मैंने नहीं कहा था। बोल देते हैं अक्सर ये तो मैंने कहा ही नहीं था, दिखाते रहो तो सुनते ही नहीं है। स्वराज में कहा था अगर शराब के ठेके खुलेंगे तो RWA से पूछूंगा। नई पॉलिसी में एक वार्ड में 3-3 ठेके खोलने की बात है और वो जेल में बंद भ्रष्टाचार के कारण से तो हैं, लेकिन वो माताएं बहनों की हाय लगी है इस कारण से भी जेल में बंद है। क्योंकि माताओं बहनों को लगा कि ये तो बिल्कुल पलट गया और शराब के ठेके खुलेंगे, एक बोतल के साथ दूसरी बोतल फ्री मिलेगी तो परिवार के परिवार बर्बाद हो जाएंगे। इस कारण से माताओं बहनों की जो हाय लगी है इस कारण से वो जेल में है। आपकी लोकसभा में भी बिल्कुल गुरुद्वारे के पास ठेका खुला था। हमने उस समय बहुत संघर्ष किया भारतीय जनता पार्टी ने कि हमने दिल्ली में ठेका नहीं खुलने देने का तय किया था और हम उसमें बहुत हद तक सक्सेसफुल भी रहे क्योंकि उसमें हमने लीगल बैटल भी लड़ी। क्योंकि इनकी पॉलिसी ये भ्रष्टाचार में और भ्रष्टाचार से पैसे कमाने में इतने अंधे हो गए थे कि इन्हें यही नहीं समझ में आया कि कमर्शियल प्लेस पे ही शराब की दुकान खुल सकती है। इन्होंने रेजिडेंशियल प्लेस पे दुकान खोलने, जब रेजिडेंशियल प्लेस में आप 20 मीटर से बड़ी दुकान खोल ही नहीं सकते लीगली, आप वहाँ पर शराब का बड़ा ठेका खोल रहे हो, वो लीगली ही गलत था। इतने अंधे हो गए कि इतनी माइनर बात इनके ध्यान में नहीं आई। तो मंदिरों के पास तो, रिलीजियस प्लेसेस के पास तो गुरुद्वारे खुलने के नॉर्म्स हैं, वो शराब का ठेका खुलने के नॉर्म्स हैं कि कितनी दूरी पे खुलना चाहिए। इन्होंने उन चीज़ों का भी ध्यान नहीं किया था। सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार। इनको लग रहा था कि इसमें पैसे कमा लें, अपनी जेब भर लें, गोवा का इलेक्शन लड़ लें, पंजाब का इलेक्शन लड़ लें। इन्होंने यही किया है, जनता का कोई भला नहीं किया है। चलिए, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, अग्रिम शुभकामनाएं हमारी पूरी टीम की तरफ से और इन सब लोगों की तरफ से जो सामने बैठे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।